साथ मनीता उपाध्याय। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कोरोना संक्रमित पाए गए, ट्विटर से दी जानकारी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने श्री सांवरिया से भगवान के दर्शन कर उनका लिया आशीर्वाद। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा के निर्देश पर ऑपरेशन शिकंजा के तहत जोधपुर रेंज में 1771 वांछित अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। वेतन संगठन की मांग को लेकर सभी पूर्व सैनिक संगठन द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश में कोरोना के लक्षण एक बार फिर देखने को मिल रहे हैं। इसी के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कोरोना से ग्रसित हो गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी शेयर करते हुए लिखा है कि पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना के मामले बढ़े हैं, जिसके लक्षण उनमें भी पाए गए हैं। उन्होंने लिखा है कि कोरोना संक्रमित होने के नाते वे अगले कुछ दिन मुख्यमंत्री निवास से ही कार्य करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी आधिकारिक जानकारी दी है कि उनमें कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, जिस वजह से पिछले कुछ दिनों में जितने भी लोग उनके संपर्क में आए हैं उन्हें सावधानी बरतने की सलाह दी है। इस महानिदेशक उमेश मिश्रा के निर्देश पर प्रदेश भर में चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा के तहत जोधपुर रेंज में आज बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई और रेंज के समस्त जिलों में कार्रवाई करते हुए 1771 वांछित अपराधियों व असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया। जोधपुर रेंज आईजी जय नारायण सिंह ने बताया कि ऑपरेशन शिकंजा के तहत आज रेंज के 6 जिलों के पुलिस अधीक्षक ने अपने अपने जिले में विशेष अभियान चलाया। इनमें 1150 पुलिस अधिकारियों और जवानों की 298 टीमों ने 1082 स्थानों पर दबिश दी। इस दौरान अलग अलग मामलों में वांछित 1771 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उसने बताया कि 80 स्थायी वारंटी को 580 गिरफ्तारी वारंटी को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि आज की कार्रवाई में 126 ऐसे आरोपी पकड़े गए जो विभिन्न प्रकरणों में वांछित थे। कार्रवाई के दौरान अवैध हथियार रखने वाले आरोपियों के खिलाफ 15 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। वहीं उनके कब्जे से 4 पिस्टल, 11 धारदार हथियार बरामद किए गए। वहीं अवैध शराब का व्यवसाय करने वाले एनडीपीएस में वांछित आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ रहा विशेष रेंज में? पुलिस महानिदेशक महोदय श्री उमेश मिश्रा सर के और एडीजी क्राइम दिनेश हेमंत सर के विशेष निर्देशों के अनुरूप जोधपुर रेंज में अपराधियों के पूरे रिकॉर्ड्स का अच्छी तरह से विश्लेषण किया गया और जिला पुलिस अधीक्षकगण से विचार विमर्श करके और विशेष टीमों का गठन किया गया रेंज में, जिसमें करीब 298 टीमें और 1150 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारीगण उसमें नियोजित किए गए और तत्पश्चात करीब 1000 से ज़्यादा स्थानों के ऊपर एक साथ एक समय में दबिशें दी गई और उसके परिणाम स्वरूप काफ़ी आशातीत सफलता रेंज पुलिस को मिली। सर कितने आरोपियों को पकड़े गए, कितना क्या टीमें रही? इसके तहत 3 मुख्य इनामी अपराधी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 5000 का इनामी मांगीलाल बिश्नोई, जिसके ऊपर करीब 26 से ज़्यादा मुकदमे अब तक उसके विरुद्ध दर्ज हैं। दूसरा अपराधी ऊर्जाराम है, जिसके ऊपर 2000 रुपये का इनाम घोषित है, इसके भी करीब 24 मुकदमे दर्ज हैं। और एक जो अपराधी है जिसके ऊपर 500 रुपये का इनाम है, कान सिंह, जैसलमेर जिले से हैं, जिसको भी इसमें दस्तयाबी हुई। और लंबे समय से विभिन्न मुकदमों में गिरफ्तारी से बचते हुए न्यायालय द्वारा जिनके स्टैंडिंग वारंट जारी किए हुए हैं, ऐसे करीब 80 स्टैंडिंग वारंटीज को भी गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। सर कोई प्रकरण भी दर्ज हुए हैं सर, वाहन जब्त हुए? और इसके साथ ही जो क्रिमिनल केसेज जो इन्वेस्टिगेशन जिनका चल रहा है, करीब 126 से जो हमारे मुकदमे हैं, जिनमें 780 के लगभग अपराधियों को अरेस्ट किया गया। ये पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन थे या जिनका इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया था और जो अपराधी पकड़ में नहीं आ रहे थे, तो इस ऑपरेशन के जरिए उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। इसके साथ ही यदि अपन टोटल के हिसाब से देखें
तो करीब 1770 से ज़्यादा अपराधी इसमें गिरफ्तार हुए हैं या निरुद्ध किए पूरी रेंज में एक साथ। कितना जिला के थाने हैं? हमारी छः जिले हैं। सर्किल्स वो सारी फिगर में अलग से लेंगे तो आपको दे दूंगा पूरा फिगर। एक्साइज एक्ट के 9 प्रकरण दर्ज हुए हैं जोधपुर ग्रामीण में। एनडीपीएस एक्ट का 1 प्रकरण दर्ज हुआ है और आर्म्स एक्ट के 3 प्रकरण दर्ज हुए हैं जोधपुर ग्रामीण में। इसी प्रकार पाली में एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ है। बाड़मेर में आर्म्स एक्ट का 1 प्रकरण दर्ज हुआ जिसमें एक पिस्टल बरामद हुई है। रेंज के हिसाब से यदि अपन देखें तो पूरी रेंज में 10 मुकदमे एनडीपीएस एक्ट के दर्ज हुए हैं जिनमें 9 मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं। 2.15 kg ओपीएम इसमें सीज हुई है। 99 kg डोडा चूरा इसमें बरामद हुआ है। 900 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। 1.18 ग्राम एमडी स्मैक और 1.5 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। एक्साइज एक्ट के मुकदमों को देखा जाए तो 82 प्रकरण एक्साइज एक्ट के दर्ज हुए हैं जिनमें 83 मुलजिम को इसके अंदर जो है गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2414 अवैध हैं, 88 बोतल हैं, 118 लीटर हथकड़ शराब है और 10,000 लीटर वॉश को नष्ट किया गया है। आर्म्स एक्ट के अंदर जो है कुल 15 मुकदमे दर्ज हुए हैं रेंज के अंदर। उनमें 4 पिस्टल व 11 धारदार हथियार आर्म्स एक्ट के तहत इसके अंदर बरामद करके कार्रवाई की गई। जो हमारा जो ऑपरेशन शिकंजा के तहत जो कार्रवाई हो रही है उसमें हमने 1200 से अधिक अपराधियों का कुल रिकॉर्ड है उसको, जिनके 5 और 5 से अधिक प्रकरण दर्ज हैं पिछले 10 वर्षों में और जो भी बहुत सक्रिय हैं उनमें विशेषकर एनडीपीएस एक्ट है, एक्साइज एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, एक्सटोर्शन है या आम जनता के साथ मारपीट कर और डराने धमकाने की जो कार्रवाई है, इनका रिकॉर्ड हमने सभी जिले के जो विभिन्न थाने हैं उनको निर्देशित करके सारा रिकॉर्ड को खंगाला गया। और फर्स्ट फेज के अंदर जो है हमने अभी 103 चिन्हित करके उनकी हिस्ट्री शीट खोली जा चुकी है। फर्स्ट फेज के अंदर जो मोस्ट एक्टिव हैं उनकी हिस्ट्री शीट भी हमने खोली है ताकि उनकी गतिविधियों के ऊपर अच्छी तरह से निगरानी रखी जा सके। सेकंड फेज में और एनालिसिस हो रहा है जिसमें जो एक्टिव क्रिमिनल्स हैं उनकी हिस्ट्री शीट खोली जाएगी। हिस्ट्री शीट खोले जाने का जो सबसे ज़्यादा जो आम जनता को रिलीफ मिलता है वो ये है कि ऐसे अपराधियों के ऊपर सतत निगरानी पुलिस के द्वारा रखी जाती है और आवश्यकता अनुसार उनके विरुद्ध यदि सक्रियता होती है तो उनको प्रिवेंटिव सेक्शंस के अंदर उनको 110 सीआरपीसी में पाबंद किया जाता है। अगर बहुत एक्टिव हैं तो गुंडा एक्ट के अंदर अगर आते हैं तो गुंडा एक्ट में कार्रवाई होती है, राजपासा में होती है, एनएसए में होती है। जैसी परिस्थितियाँ उस बात के स्तर की होती है उसी के अनुरूप प्रिवेंटिव सेक्शंस में भी पुलिस के द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जाती है। ये जो हमारा अभियान है ये हमारे जो पुलिस महानिदेशक महोदय श्रीमान उमेश मिश्रा सर और एडीजी क्राइम दिनेश हेमंत सर के द्वारा पूरे राजस्थान में अभी जो सक्रिय अपराधी हैं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के निर्देशों के तहत कार्रवाई की जा रही है। अभी हाल ही में मैंने जोधपुर रेंज के आईजी के रूप में ज्वाइन किया है तो हमने पूरे रिकॉर्ड का अच्छी तरह से विश्लेषण करके और किस प्रकार से इस रेंज में जो सक्रिय अपराधी हैं जिनकी वजह से एनडीपीएस एक्ट है, एक्साइज एक्ट है, आर्म्स एक्ट है और आम जनता को जो शांति भंग करने के जो प्रयास होते हैं इनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई का हमने प्रयास किया है। इसके तहत ही हमारे द्वारा स्पेशल नाकाबंदी का भी एक प्रयास किया गया है जिसके तहत हमारे रेंज के जो डिप्टी एसपी जनरल सर्किल ऑफिसर्स हैं उनको हमने निर्देश दिए हैं कि फुल सेफ्टी गियर के साथ जिसमें बुलेट प्रूफ जैकेट भी होगी, नाइट के हिसाब से रिफ्लेक्टर भी होंगे, चेस्ट कवर भी होंगे और सर्च लाइट भी होगी, हमारे जो बैरिकेड्स प्रॉपरली लगे होंगे, वहाँ पर अपराधियों की आमद रफ्त के हिसाब से उनकी भली भांति सघन चेकिंग की जाए। और उसके साथ ही हमें उनसे ये भी कहा है कि उसकी वीडियोग्राफी भी की जाए जिस प्रकार से कि ये पता चले कि हमारी रात्रि नाकाबंदी किस प्रकार से हमारे जो स्टाफ है उसके द्वारा की जा रही है। इसका भी बड़ा आशातीत परिणाम नज़र आ रहा है कि आपने देखा होगा कि हमारे जो डिप्टी एसपी हैं वो अपने सर्किल में 3-3, 4-4 जगह पर जा कर के रात्रि नाकाबंदी को चेक कर रहे हैं और उससे हमारी फोर्स का मनोबल भी बुस्टअप होता है कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी नाकाबंदी में हमारे साथ
जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आके चेक कर रहे हैं। और चूँकि फुल सेफ्टी गियर के साथ होते हैं, व्हीकल्स होता है, तो कई बार बदमाशों के द्वारा नाकाबंदी को डिस्टर्ब किया जाता है, तोड़ने की कोशिश की जाती है, उनका फॉलोअप भी अच्छी प्रकार से किया जा सकता है। तो ये भी हमारे द्वारा नाकाबंदी के लिए किया जा रहा है। तो इस अभियान के जरिए जो सक्रिय अपराधी हैं वो शिकंजों के पीछे जाएंगे, और इसके मकसद भी हमारा यही है कि ऑपरेशन शिकंजा वो है कि कानून के शिकंजे से जो अपराधी बचे हुए हैं, घूम रहे हैं, उनको किस प्रकार से कानून के दायरे में ला करके उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। किसी भी व्यू रचना अति शीघ्र तैयार की जाकर उनकी दस्तयाबी के भी पूरी प्रयास किए। हमें सकारात्मक संकेत के रूप में लेना चाहिए कि यदि कोई अपराधी रास्ता भटक गया है या उसके द्वारा अपराध किए गए हैं, और यदि वो मुख्य धारा में आके और अपना सुधार करना चाहता है, तो करेक्शनल सर्विसेज के मौका जो है सरकार के द्वारा भी उसको प्रदान किए जाते हैं। करेक्शनल सर्विसेज जेल में भी इसीलिए चालू की जाती है कि यदि कोई अपराधी सुधरना चाहता है तो उसको सुधरने का पूरा मौका प्रदान किया जाए। चित्तौड़गढ़ जिले के कृष्ण धाम श्री सांवलिया सेठ के मंदिर पहुंचकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने मंदिर की चौखट पर मत्था टेक कर सांवलिया सेठ का आशीर्वाद दिया। मंदिर के पुजारी जानकीदास वैष्णव ने तुलसी पत्र एवं चरणामृत देकर व उपरना पहनाकर एवं श्री सांवलिया सेठ की तस्वीर भेंट कर उन्हें प्रसाद दिया। इस मौके पर कपासन विधायक अर्जुन लाल जिनगर, जिला प्रमुख सुरेश धाकड़, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गौतम दत्त आदि जन मौजूद रहे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने मंगलवार को झालामंड गांव स्थित बाल बसेरा सेवा संस्थान का निरीक्षण किया और संस्था में निवासरत बालक बालिकाओं से मिलकर उनको मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। संस्थान के नवनिर्मित भवन में पहली बार आयोग अध्यक्ष के पहुंचने पर बालक बालिकाओं ने भव्य स्वागत किया। संस्थापक दिनेश जोशी ने संस्थान के नवीन भवन में संचालित बाल गृह में बच्चों के लिए उपलब्ध सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से अवगत करवाया। आयोग अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास ने संस्थान में बेहतरीन व्यवस्थाएं होने पर संतोष जताया। उन्होंने संस्थान की सेवाओं को और अधिक बेहतर बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इस दौरान बालक बालिकाओं द्वारा दी गई प्रस्तुतियों की उन्होंने सराहना की। निरीक्षण के दौरान बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर बीएल सारस्वत, आकाशवाणी के वरिष्ठ उद्घोषक भानु पुरोहित, प्रसिद्ध कवि डॉक्टर राम अकेला, संस्थान के कार्यकर्ता रमेश छाजेड़ आदि जन मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के पातली गांव में राजपूत युवक की आपसी रंजिश के चलते हुई हत्या के मामले में अभी तक भी राजपूत समाज के लोग करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह और पूर्व राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंह के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे हुए हैं। राजपूत समाज के लोग सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ मृतक के आश्रित परिजन को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग पर अड़े हैं। वहीं मांग पूरी होने के बाद पोस्टमार्टम हुआ। पाटली निवासी विक्रम सिंह 2 अप्रैल की रात को घर की ओर जा रहा था। गेहूंवाड़ा से पांथली रोड पर नीलकंठ महादेव मंदिर के पास पहले से कुछ युवक खड़े हुए थे। विक्रम सिंह के वहां पहुंचते ही दोनों पक्षों में विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि युवकों ने विक्रम सिंह पर कुदाली से हमला कर दिया। इससे विक्रम सिंह मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर गया था। गंभीर हालत में छोड़कर हमलावर वहां से भाग गए थे। कुछ देर बाद ही वहां से गुजर रहे लोगों ने विक्रम सिंह को घायल अवस्था में देखकर उसके परिजनों को सूचना दी थी। इसमें परिवार के लोग उसे गंभीर हालत में डूंगरपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। वहीं डूंगरपुर अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। ये जो विक्रम सिंह पातली इसकी जो निर्मम हत्या हुई है उसको लेके आज 2 दिन हो गए कम्प्लीटली। उनका सारे राजपूत समाज के अंदर सर्व समाज में बहुत आक्रोश था, क्योंकि जो लोग उन्होंने हत्या की है वो उन्होंने पीछे से वार करके उस व्यक्ति को मारा है, उसके लिए सभी लोगों के अंदर आक्रोश था। तो हम कल भी यहाँ सारे लोग इकट्ठे हुए थे और हमारी मांगों के लिए हम यहाँ अडिग थे, पर कल हमारी प्रशासन ने हमारी कोई बात सुनी नहीं थी और मेरी बात कमिश्नर साहब से, मंत्री जी से भी हुई और उसलिए हमने आज का आह्वान किया था 11 बजे हम सभी डूंगरपुर कलेक्ट्रेट में घेराव करेंगे और आज सर्व समाज के लोग सब यहाँ पे आए। उन सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी ताकत के आगे प्रशासन शासन ने बात को माना और जो पीड़ित पक्ष के लिए जो विधिक कोर्ट से जो 7 लाख की सहायता मिलती है वो देने का उन्होंने आश्वासन दिया है और वो कोर्ट के थ्रू जो है 1 महीने का प्रोसेस होता है उससे मिल जाएगा। दूसरी, उस महिला को माँ बाड़ी के अंदर नौकरी के लिए जो बोला है, इसके जो
पेपर डॉक्यूमेंट्स है वो जमा करा के उसके लिए उन्होंने नौकरी का आश्वासन दिया, और पक्का ही आश्वासन ही है, पक्का ही है। और पूरी टीम, करणी सेना की टीम, बागड़ क्षत्रिय महासभा, सर्व समाज, सबने मिलकर और अपनी जो ताकत दिखाई, उसकी वजह से जो आज हमने मुकाम तक पहुँचे हैं। अभी हम इनका पोस्टमार्टम करवा के बाद में इनके निवास स्थान पर जाके दाह संस्कार में सभी लोग एकत्रित हुए, वहाँ पे इनकी श्रद्धांजलि सभा रखी जाएगी, वहाँ सब इकट्ठे हुए और सभी लोग पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजपूत करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष भवर सिंह सलाह। बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। आप लगातार बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। बिग बॉस यूनिसेक्स सैलून, जहां आपको मिलता है ब्राइडल मेकअप, हेयर कलर, पार्टी मेकअप, हेयर कट, स्ट्रीकिंग, मेहंदी, facial and all other services. For more detail, contact us 7568164935 9571577375. Nearby Bhatti Softy and Softy inside Jalori Gate, Jodhpur. पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। स्मिता, आओ, बैसो बैसो। क्या बात है, स्कार्फ में भी पहचान लिया। वो फेस पैक में भी पहचान लेती। बोलो, आज बैंक कैसे? मनी ट्रांसफर? नहीं, कर दी ऐप से। तो FD? ऐप से। चेक बुक चाहिए होगी नहीं, है ना? मेरी शादी है। ऐप में आप नहीं हो ना, इसीलिए खुद काट देने चली आई। बहुत सरस
रिश्ता आपसे है। ऑल द बेस्ट। सिर्फ ऐप से नहीं, फेडरल बैंक, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांदसा तकिया रोड, जोधपुर। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 सेक्टर, भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। भारतीय पूर्व सैनिकों द्वारा वेतन विसंगतियों के चलते सभी पूर्व सैनिक संगठन ने विरोध प्रदर्शन करते हुए भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। सभी पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार द्वारा लागू किए गए ORP2 रिवीजन के बाद वेतन विसंगतियां बहुत ज्यादा बढ़ी है, जिसको लेकर पूर्व सैनिकों में नाराजगी है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति अपनी काबिलियत से किसी भी पद पर लगता है, उसे उसका वेतन दिया जाता है। वह अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, परंतु सभी को दिए जाने वाले अन्य भत्ते समान होने चाहिए। उन्होंने बताया कि ये आम सिपाही जब डिसेबल होता है तो उसे घर भेज दिया जाता है, वहीं किसी अधिकारी को डिसेबल होने पर अन्य विभाग में शिफ्ट कर दिया जाता है, जो कि न्यायोचित नहीं है। अपनी 80 मांगों को लेकर सभी पूर्व सैनिक संगठन ने ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि सोमवार को 766 जिलों में जिला स्तरीय और तहसील स्तर पर ज्ञापन सौंपा गया था, परंतु जोधपुर में कल स्थानीय अवकाश होने के नाते आज ज्ञापन सौंपा गया। आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे भारत में कल 766 जिलों में सभी जिला स्तर और तहसील स्तरों पे ज्ञापन सौंपा गया। उसी के क्रम में आज कल हमारा स्थानीय अवकाश होने के कारण हम कल नहीं सौंप पाए, आज दे रहे हैं। आज जो हम इकट्ठे हुए हैं, ये हम किसी को ताकत दिखाने या किसी का असुविधा पैदा करने के लिए नहीं हुए, हम अपने हक के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आप सबको विदित होगा 2 महीने पहले ORP2 रिवीजन का जो फॉर्मेट आया आपके सामने, उसमें आपने देखा होगा बहुत सारी रैंक तो उसमें से गायब भी है, और सिपाही से लेके और ऑनरी कैप्टन तक मेरे ख्याल में लेफ्टिनेंट कैप्टन और सूबेदार साहब और सूबेदार मेजर, इनका तो कुछ बड़ा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, जीरो है। और किसी का अगर बड़ा भी है तो वो उसको आप बढ़ावा नहीं कह सकते हो। ऑनरी फ्राइंग अप से फ्राइंग इसके बारे में विसंगतियां हुई है, अन्याय हुआ है, ये सबके सामने है। ये अन्याय क्यों हुआ है, ये हमको इस विषय पे जानने का बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों में ये भ्रांतियां हैं कि किसी संगठन ने इसको करा दिया जी, किसी व्यक्ति ने इसको करा दिया। कोई भी संगठन या व्यक्ति
मेरे ख्याल में अभी तक इतना प्रभावी नहीं हुआ है कि सरकार को डिगा सके। सरकार जो बैठी हुई है वो अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन सरकार में जो कमेटी बनाई है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसमें कुछ सांसद होते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और कुछ सैन्य अधिकारी और कोई इसके एक्सपर्ट जो होते हैं आर्थिक नियोजन के, उन लोगों को बैठते हैं। वो जैसे रिकमेंडेशन देते हैं उसके आधार पे सरकार उसका मनन करती है, कुछ चीज़ें जोड़ती है, कुछ चीज़ें हटा लेती है। लेकिन सबसे बड़ी जो खराब बात है या दुर्भाग्यपूर्ण बात है वो ये है कि उस कमेटी में आज तक, स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक, बता रहा हूँ मैं, आज तक टिल टुडे कोई भी पीबीओआर का प्रतिनिधित्व नहीं रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम चिल्लाना बहुत जानते हैं, हम अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं है हमको करना क्या है। अभी मैं 3 दिन पहले डिफेंस कैबिनेट सेक्रेटरी से मिल के आया। हमने अपने रास्ते से हम मिले, हमने एक दरवाज़ा खुला हुआ है हमारा, उसके थ्रू हम जाके मिल के आए। उसने ये एक पॉइंट मुझे दिया, आपको भी शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, मुझे भी पता नहीं था। उसने कहा सर आप जो दे रहे हैं पॉइंट 97% हैं आप, हम भी मान रहे हैं, इसमें मानने और नहीं मानने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो कागज में है। आप उस पर डालोगे गूगल पे, वो बता देगा सेना में कितने अधिकारी, कितने जेसीओ, कितने वो आ रहे हैं। लेकिन आप जब स्टैंडिंग कमेटी बनती है, पे कमीशन कमेटी बनती है, रिवीजन कमेटी बनती है, उसमें आपका तो प्रेजेंटेशन होता ही नहीं है। आप सबसे पहली मांग ये मांगिए कि आपका 60% उसमें प्रतिनिधित्व हो। अगर 10 आदमी बैठते हैं तो 6 आदमी 5 आदमी तो आपके बैठने चाहिए जो आपके हकों के बारे में बोले। क्योंकि एक बार जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, उसको पलटने के लिए बहुत सारा समय लगता है, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। सरकार के पास सिर्फ हमारा या किसी भी संगठन का काम करने के लिए इतना समय नहीं है। आपको पता है उनकी प्राथमिकताएं अलग है। हम सब समझते हैं सरकार हमारी है, हमारी वो है, कोई किसी की नहीं है। हक के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आपको जूझना पड़ेगा, आपको खर्चा करना पड़ेगा, आपको अपने आप को दबाना पड़ेगा। मैं बोलूँ मैं वहाँ जाके आया, मैं वहाँ जाके आया, नगण्य है जब तक आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते। आपका रिजल्ट नहीं आता, मेरा दिल्ली जाना, मेरा बंबई जाना, मेरा जंतर मंतर पे जाना नहीं जाना कोई वायदा नहीं रखता है, कोई मायने नहीं रखता है। हमारी मांग है 7वां पे आयोग 2015 में डिक्लेयर किया। उस समय एक कमेटी बैठी थी जो इसमें विसंगतियां थी उनको दूर करे और हर 5 साल के बाद में रिवीजन हो। रिवीजन का मतलब एक रैंक एक पे। आज जो सेना में सूबेदार है और रिटायर्ड सूबेदार, दोनों का पे स्केल एक हो। 1 रैंक 1 पेंशन का मतलब ये है। वो रिवीजन जो हुआ, आपको पता है कोविड की वजह से थोड़ा लेट हुआ, तो उसका अभी टाइम वही है, 1 जुलाई 19 से लागू है। लेकिन उसमें अभी जो रिवीजन में लोग बैठे थे वो लोग मैं कहूँगा वो मानसिक तौर पे दिवालिया थे बिल्कुल। और कुछ ऐसे लोग थे जिनके पिछवाड़े पे लात मारी हुई थी, जो हमारे नीचे वालों को देख के भी खुश नहीं थे। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये जिनके फौज ने लात मारी वो लोग उसमें बैठे हुए थे। तो उन्होंने, आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं वो आपका भला करेंगे। उन्होंने उनको गलत तरीके से सरकार को गाइड किया और सरकार ने निर्णय ले लिया। हम सबको तब पता चला जब ये निर्णय बाहर आया। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जब 7th पे कमीशन आया तो हमको एक फॉर्मूला दिया गया था 2.57, वो सबके लिए लागू था, ऑफिसर्स के लिए भी, जेसीओ जवान के लिए भी। और हम लोग बड़े खुश थे कि भाई सबका बराबर बढ़ रहा है। लेकिन पिछले दरवाजे से उन्होंने क्या किया, जो सर्विंग ऑफिसर थे उनको 281 में डाल दिया, 2.81 में डाल दिया। वो आपको भी पता नहीं था, हमको भी पता नहीं था, अफसरों को सबको पता था, अफसर्स को पता था, उनको पता था कि आप 5 साल बैठे रहिए। क्यों? अभी हल्ला करोगे तो ये और चिल्लाएंगे। जब रिवीजन होगा आपको इसमें ले लिया जाएगा, आपको एरियर मिल जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा ठेका कर्मचारियों के लिए बजट 2023 में की गई घोषणाओं को विद्युत की 5 कंपनियों में लागू करवाए जाने के संबंध में राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी संघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिला अध्यक्ष चंदन सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023 के बजट पर घोषणा की थी कि राजस्थान में ठेका कर्मचारियों को ठेका प्रथा बंद कर रैक्सो के तर्ज पर एक कंपनी बनाई जाएगी, जिसमें 2021 से पूर्व में कार्यरत सभी ठेका कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा।
परंतु इस संबंध में अभी तक कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते ठेका कर्मचारियों में निराशा उत्पन्न हो गई है। उन्होंने बताया कि प्रसारण, वितरण, उत्पादन में कार्यरत ठेका कर्मचारी दिन रात मेहनत करके क्षेत्र में विद्युत सप्लाई को सुचारू रखते हैं, जिसका वेतन भी सही समय पर नहीं मिल पाता है और अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ज्ञापन के दौरान मांग की गई कि 2023 के पूर्व लगे ठेका कर्मचारियों को भी इस योजना में शामिल कर जल्द से कार्रवाई की जाए। राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी संघ से हम आए हैं। 2023 के बजट में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ठेका प्रथा बंद करने की घोषणा की थी। उस प्लेसमेंट को धरातल पर लाने के लिए हमने आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम। क्या मांग क्या किया? मांग हमें ठेका प्रथा बंद करके हमें मतलब देश को तर्ज पे हमें गवर्नमेंट में लिया जाए। ऐसे कितने कर्मचारी होंगे जो ठेका प्रथा पर हैं? 40 से 50 हज़ार हमारे राजस्थान में है और अपने जोधपुर डिस्कॉम के अंदर कम से कम 20 से 25 हज़ार ठेका कर्मचारी है। आपका नाम और वजह? मेरा नाम चंदन सिंह है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ BMS जोधपुर। भारतीय सेना में अर्धसैनिक बल में तैनात सिपाही के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला बनार थाने में दर्ज करवाया गया, जिसके संबंध में सासी समाज द्वारा इसका विरोध करते हुए डीसीपी पूर्व डॉक्टर अमृता दुहन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि अर्धसैनिक बल जम्मू कश्मीर में तैनात कानाराम देवड़ा के खिलाफ सासी समाज की महिला के पुत्रों द्वारा कानाराम देवड़ा के खिलाफ अवैध संबंध बनाकर एवं महिला को मानसिक प्रताड़ना देकर उसे आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज करवाया गया। समाज के लोगों ने बताया कि कानाराम देवड़ा इस पूरे मामले में निर्दोष है, जबकि सासी समाज की महिला के पुत्रों एवं देवर ने स्वयं उसे प्रताड़ित कर मौत के घाट उतारा है। इसी के संबंध में निष्पक्ष जांच के लिए डीसीपी पूर्व डॉक्टर अमृता दुहन को ज्ञापन सौंपा गया। आप बताओ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात कानाराम देवड़ा जो कि जम्मू कश्मीर में तैनात है, उस पर यहाँ हमारे सासी समाज की महिला ने अवैध शब्दों का आरोप लगाते हो वहाँ जाकर और उसके बच्चों को साथ ले जाकर और उस पर दबाव बढ़ाकर मानसिक और पेशे ऐंठने के एवज में उसको जोधपुर लाते वक्त वहाँ पर रास्ते में कुछ तूतू में हुई। उस मामले के 5 दिन बाद उसके पुत्रों ने, देवर और भाई ने उसके ऊपर प्रताड़ना की और उस प्रताड़ना के चलते उसने सुसाइड कर लिया और एक वीडियो जारी करके सुसाइड नोट जारी करके दानाराम, उनकी धर्मपत्नी रेशमा और नाबालिग पुत्र रवि पर 306/34 IPC की धारा में आरोप लगाकर FIR पुलिस थाना बनार में दर्ज करवाई है। हम सभी शिष्टमंडल डीसीपी साहब को यह ज्ञापन देना आए हैं कि ना तो उसके साथ कोई अत्याचार हुआ हमारी तरफ से, जो मामला हुआ था उसको समझाइश मौजूद लोगों ने समझाइश कर दी थी 4 दिन पहले, ना तो उसके कोई डिप्रेशन था और ना इस तरफ था। बाद में उसके पुत्रों ने उसके साथ मारपीट करके उसको जबरन फांसी पर लटका वीडियो जारी करवा के और इस तरीके से हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। इस संदर्भ में हम FIR दर्ज करवाने के लिए एसपी साहब। आप बताओ। गांव खालडा दानाराम जी देवड़ा और उनका परिवार, रेशमा जी उनकी पत्नी एवं उनके पुत्र पर, रवि पर, जो एक हत्या में या फांसी के लिए उकसाने का एक झूठा सरासर आरोप लगा है। पूरा संपूर्ण समाज और उनका संपूर्ण परिवार इस मसले का खंडन करता है और इसी विषय को लेकर हम DSP साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन देने का मूल कारण ये है कि वहाँ का जो थाना प्रशासन है हमारी कार्रवाई में सुनवाई नहीं कर रहा, आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई किसी विशेष दबाव के चलते। आज हम यहाँ पर DSP साहिबा को ज्ञापन देकर और उस पर रिपोर्ट भी दी जाएगी कि ये सरासर पूरा संपूर्ण मामला झूठा है और हमारी ओर से भी एक FIR दर्ज होगी। FIR इनके परिवार की ओर से होगी और संपूर्ण लीगल प्रोसेस अपने कानाराम जी बताएंगे। कानाराम जी। अंत में खास खबरें एक बार फिर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कोरोना संक्रमित पाए गए, ट्विटर पर दी जानकारी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने श्री सावरिया से भगवान के दर्शन कर उनका लिया आशीर्वाद। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा के निर्देश पर ऑपरेशन शिकंजा के तहत जोधपुर रेंज में 1771 वांछित अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। वेतन संगठन की मांग को लेकर सभी पूर्व सैनिक संगठन द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लगातार बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।